टॉपिक रहेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, परमाप लागत। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो आपने अनुमान लगाया वो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है। जिस चीज़ का आप अनुमान लगा रहे हैं, किसी भी चीज़ का, वो अनुमानित लागत होती है। अनुमानित लागत या स्टैंडर्ड कॉस्ट उसे कह सकते हैं। इस टॉपिक में अपन अध्ययन करेंगे वेरिएंस का। वेरिएंस क्या होंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास वेरिएंस होगा। जैसे मान लीजिएगा आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, आपने किसी चीज़ का अनुमान लगाया था, उसकी अनुमानित कॉस्ट थी वो 100 थी, आपने माना था कि उसकी कॉस्ट आएगी 100 रुपये, लेकिन एक्चुअल में जो कॉस्ट हुई वो मान लो आपके पास 99 आई। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपके पास 100 आप लोगों ने माना था, लेकिन एक्चुअल में आपके पास 99 आया। इसका मतलब आप लोगों को कितना बेनिफिट हुआ? 1 रुपये का बेनिफिट हुआ। तो ये वेरिएंस के रूप में आया, ये अंतर आया। डिफरेंस बोल दो, वेरिएंस बोल दो, ये डिफरेंस रहेगा। ये अगर आपके लिए फ़ायदे वाला है तो अपन इसे फेवरेबल लिख देते हैं। लेकिन मान लो आपने कॉस्ट 100 मानी थी, लेकिन कॉस्ट आपके पास 101 आती, 101 आ जाती, तो ये एक आपके पास अब की बार ज़्यादा हुआ, मतलब माइनस में गया, ये आपके लिए नुकसान है। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, ये एक्चुअल कॉस्ट, डिफरेंस आया, वो वेरिएंस हुआ। ये वेरिएंस आपके लिए फ़ायदे वाला नहीं है, इसलिए ये एडवर्स होगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपन वेरिएंस पढ़ेंगे। पहला जो वेरिएंस रहेगा वो रहेगा मटेरियल वेरिएंस, सामग्री विचरण। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा लेबर वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले मटेरियल वेरिएंस पढ़ेंगे। तो मटेरियल वेरिएंस के फॉर्मूले हम लिखेंगे सबसे पहले। तो आप ये बताइए कि पहले ध्यान में रखना है कि वेरिएंस क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट और जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उन दोनों में जो डिफरेंस आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है वही वेरिएंस होता है। अब ये वेरिएंस क्यों क्रिएट होता है, कैसे बनता है, कैसे आता है, उसके बारे में आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। और ये क्या क्या इसके कारण हैं, किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, उसके भी अलग अलग पॉइंट रहेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे मटेरियल वेरिएंस। कौन से वेरिएंस पढ़ेंगे? मटेरियल वेरिएंस, सामग्री विचरण। इंग्लिश वाले लिखेंगे मटेरियल वेरिएंस, हिंदी वाले लिखेंगे सामग्री विचरण। अब सामग्री विचरण में पहला जो विचरण रहेगा वो रहेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण। तो ये रहा सामग्री लागत विचरण, सामग्री लागत विचरण। अब आपको इसकी डेफिनेशन बनानी है, तो बीच वाला शब्द देखिए कॉस्ट और हिंदी वाले देखेंगे लागत। तो आपके पास सबसे पहले कॉस्ट को ध्यान में रखना है। इसके एक तो स्टैंडर्ड शब्द लगाना है, एक एक्चुअल शब्द लगाना है। इसका मतलब एक होगी स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक होगी एक्चुअल कॉस्ट। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में कोई डिफरेंस आता है तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस आएगा तो कॉस्ट वेरिएंस क्रिएट हो जाएगा। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? सामग्री की अनुमानित लागत और वास्तविक लागत में अंतर आएगा तो आपके लिए आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आपको फॉर्मूला लिखना है, तो अपन शॉर्ट में लिखेंगे MCV। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे आता है? पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को MCV लिखा है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट।
टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से क्या लेस कर देंगे? टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब आपके पास टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगी, वो भी हम समझ सकते हैं। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर एस क्यू मल्टीप्लाई एस पी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा, ये एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। तो पहला वेरिएंस हुआ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले देखते हैं टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो अपन लिखेंगे टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो TSC का मतलब हुआ टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब TAC का मतलब क्या होगा? टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो SQ का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो क्वेश्चन में सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ होगा। अब ढूंढना है आप लोगों को स्टैंडर्ड प्राइस। तो SP बराबर, SP का मतलब स्टैंडर्ड, P का मतलब प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। अब आया AQ। AQ का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी। अब रहा AP। AP का मतलब होगा एक्चुअल प्राइस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा? एक स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी, एक एक्चुअल कॉस्ट होगी। अगर इन दोनों में डिफरेंस आया तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। तो मटेरियल बीच वाला शब्द कॉस्ट है, इसका मतलब ये कॉस्ट के कारण आया। अब ये जो कॉस्ट वेरिएंस होगा उसका फॉर्मूला रहा MCV बराबर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से टोटल एक्चुअल कॉस्ट घटा दीजिएगा, आपके पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। लेकिन टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम कह सकते हैं SQ को SP से मल्टीप्लाई करेंगे और AQ को AP से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। अब जो ये वेरिएंस होता है ना, वो चार कारणों से आ सकता है। पहला, अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस, इनमें अगर डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है तो ये वेरिएंस आ जाएगा। जैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलग थी, एक्चुअल क्वांटिटी अलग थी, तो भी आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड प्राइस अलग थी, एक्चुअल प्राइस अलग थी, तो भी आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चार कारणों से डिस्टर्ब होता है या ये क्रिएट होता है। पहला स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दूसरा स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। लेकिन आप लोगों को फॉर्मूला इतना ही याद रखना है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे आता है, अपन ये ध्यान में रखेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर MCV बराबर स्टैंडर्ड क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करना है? स्टैंडर्ड प्राइस से, और एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से करना है। अब मान लीजिएगा कि आपने जब इसकी कैलकुलेशन की तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो एक बार मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, वो 4 था स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ था 5, एक्चुअल क्वांटिटी वो भी मान लो आपके पास 4 ही था, लेकिन एक्चुअल प्राइस था ना वो 4 था। तो अपन फॉर्मूला लिखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4 था, स्टैंडर्ड प्राइस 5, तो ये तो 20 आ गया। तो आपने सोचा था हमारी कॉस्ट आएगी 20 रुपये, और एक्चुअल क्वांटिटी मान लो 4 था और एक्चुअल प्राइस आपके पास 4 हो गया। तो आपके हिसाब से स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी? 16 रुपये। मतलब आप सोच रहे थे 20 रुपये लगेंगे, तो 20 रुपये लगने वाले थे, लेकिन वास्तव में कितने लगे? 16 ही लगे। तो 4 रुपये बच गए ना आपके।
तो देखो लगने वाले थे 20, लगे केवल 16, तो ये आपके फायदे वाला है। आपने सोचा था 20 रुपए चार्ज होंगे, हुआ केवल 16, तो 4 रुपए आपके पास फेवरेबल हो गए, मतलब ये प्लस में आ जाएगा। तो फेवरेबल कब होगा, एडवर्स कब होगा, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा आती है, अगर ये ज़्यादा है और एक्चुअल कॉस्ट कम है, बताओ एक्चुअल कॉस्ट कम है तो फायदा है। आपने सोचा था 20 रुपए लगेंगे लेकिन लगे 16 ही, तो 4 रुपए की आपको बचत हो गई। बचत मतलब फेवरेबल, मतलब ये आपके फेवर में है 4 रुपए। लेकिन मान लो उल्टा हो जाता कि लगने वाले 16 थे और लग गए 20, तो ये तो माइनस में गए ना 4, तो यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ आप क्या कर देंगे, इसे एडवर्स लिख देंगे। ये नुकसान है, चार्ज होने वाला था 16 और हो गया 20, तो माइनस में 4 रुपए गए, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस आएगा, तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। तो पहला रहेगा MCV SQ मल्टीप्लाई SP माइनस AQ मल्टीप्लाई AP, ये पहला वेरिएंस रहेगा। सेकेंड लिखिएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सेकेंड रहेगा प्राइस वेरिएंस, मटेरियल सामग्री मूल्य विचरण प्राइस वेरिएंस, हिंदी वाले मूल्य लिख लेंगे प्राइस। बताइए बीच वाला शब्द क्या है, प्राइस, सामग्री मूल्य विचरण, सामग्री मूल्य विचरण, बीच वाला शब्द आपको ध्यान में रखना है मूल्य। अब आपके पास दो मूल्य होंगे, एक तो स्टैंडर्ड प्राइस होगी और एक एक्चुअल प्राइस होगा। स्टैंडर्ड प्राइस आपने लिखा था, एक एक्चुअल प्राइस भी लिखा था। अगर स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस आएगा तो स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस, जो आपने सोचा था कि ये प्राइस होगी और जो वास्तव में प्राइस हुई, अगर इनमें डिफरेंस आया इसका मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस आएगा। इनमें चेंज हो सकता है, इसका फॉर्मूला प्राइस से ही बनेगा। तो अपन लिखते हैं प्राइस वेरिएंस को शॉर्ट में मटेरियल का M ले लेंगे, प्राइस का P ले लेंगे और वेरिएंस का भी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस MPV। MPV कैसे आएगा, प्राइस में चेंज के कारण आया, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो वेरिएंस आएगा। मान लो स्टैंडर्ड प्राइस भी 5 है और एक्चुअल प्राइस भी 5 है, इसका मतलब डिफरेंस नहीं है तो वेरिएंस नहीं आएगा। लेकिन ये 5 है, ये 4 है, या ये 4 है, ये 5 है, कैसे भी कैलकुलेशन हो आप लोगों के लिए वेरिएंस आएगा। स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस आप लोग घटा दीजिएगा और एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। स्टैंडर्ड प्राइस SP का मतलब, AP का मतलब एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी ये यहाँ मैंने लिख रखे हैं। स्टैंडर्ड प्राइस SP का मतलब, AP का मतलब एक्चुअल प्राइस और AQ का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगा। ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। थर्ड रहेगा, वो रहेगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मतलब ये आपके पास उपयोग के कारण आएगा। बीच वाला शब्द है उपयोग, सामग्री उपयोग विचरण, सामग्री उपयोग विचरण, उपयोग विचरण, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। बीच वाला शब्द यूजेज है। अगर आपका स्टैंडर्ड जो यूजेज था, परमापित उपयोग था, जो आपने अनुमान लगाया था कि इतनी क्वांटिटी का हम उपयोग करेंगे, इतनी क्वांटिटी आप यूज करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी अगर उनसे अलग आ जाती है तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ जाएगा। तो ये यूजेज सबसे बन जाएगा स्टैंडर्ड या एस्टिमेटेड यूजेज या एस्टिमेटेड यूज जो था और एक्चुअल जो यूज है, उन दोनों के कारण ये वेरिएंस आएगा। तो इसका फॉर्मूला रहेगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस बराबर SQ माइनस AQ मल्टीप्लाई SP। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी घटा देंगे और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये है यूजेज, ये था प्राइस। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है,
एस पी माइनस ए पी, प्राइस है तो प्राइस ही आएगा, यूजेज है तो यूजेज तो क्वांटिटी का होता है, तो एस क्यू माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई एस पी, ये आ जाएगा आप लोगों का मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो 3 फॉर्मूला आपके पास हुए। पहला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे आता है, एस क्यू मल्टीप्लाई एस पी और ए क्यू मल्टीप्लाई ए पी, इसमें से लेस हो जाता है। लेकिन प्राइस में स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस लेस होती है और एक्चुअल क्वांटिटी से ये मल्टीप्लाई हो जाता है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता है वो एस क्यू में से ए क्यू लेस होता है, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाहर स्टैंडर्ड प्राइस ही आएगा, तो स्टैंडर्ड प्राइस को याद रख लीजिएगा, क्वांटिटी अंदर आ जाएगा, इसमें प्राइस आ जाएगा या एक्चुअल क्वांटिटी आएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस दोनों मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के ही पार्ट होते हैं, ये इन्हीं से बने हुए होते हैं, इन्हीं फॉर्मूला से वो फॉर्मूले जनरेट हुए हैं। इन दोनों को जब टोटल कर लेते हैं, इसका मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है ना, जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपने निकाला था, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके बराबर होगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर होगा। मतलब मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज किसके बराबर होते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के। तो इन दोनों को अपन जब ऐड कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। तो ये इन्हीं से जनरेट हुआ है, क्योंकि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस के कारण आता है। तो ये क्वांटिटी में भी चेंज हो जाता है, जब क्वांटिटी में चेंज होता है तो क्वांटिटी के कारण मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ जाता है, और अगर प्राइस में चेंज होता है तो प्राइस के कारण प्राइस वेरिएंस आ जाता है। तो प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस दोनों ही आपके पास किसको प्रभावित करते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को प्रभावित करते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला आप लोगों के लिए रहे। अब अपन आगे वाले फॉर्मूला लिखेंगे, ये लिख लीजिएगा आप लोग, इसके बाद अपन आगे लिखेंगे। तो पहला आप लोगों ने पढ़ा था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में सूत्र था एस क्यू मल्टीप्लाई एस पी माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई ए पी। फिर आप लोगों ने दूसरा पढ़ा था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस है स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी। तीसरा जो रहेगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस रहेगा। मटेरियल यूजेज वेरिएंस में आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी लेस कर देंगे और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप लोगों के लिए था, पहला कॉस्ट था, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से, एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई किया था, और ये प्राइस था, स्टैंडर्ड प्राइस में से एपी घटा देंगे, एक्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मटेरियल यूजेज वेरिएंस ज्ञात करेंगे तो क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी लेस कर देंगे, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 अपन ने लिख लिए थे, 4 नंबर अपने पास रहेगा। आगे वाला रहेगा वो रहेगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, बीच वाला शब्द है मिक्स, मिश्रण, सामग्री मिश्रण विचरण। देखो ये मिक्सअप है, तो मिक्सअप तो कब होता है, जैसे आप कोई प्रोडक्ट में ए लेते हैं, बी ले लें, एक्स वाई फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप लोगों के लिए मिक्सअप आएगा। अगर क्वेश्चन में एक मटेरियल आता है तो 3 वेरिएंस होते हैं, पहला मटेरियल कॉस्ट, दूसरा मटेरियल प्राइस और तीसरा मटेरियल यूज। ये तभी आएगा जब एक ही प्रकार का मटेरियल हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में मटेरियल का मिक्सअप भी है, मतलब क्वेश्चन में ए मटेरियल बी मटेरियल एक्स वाई फर्स्ट एंड सेकेंड, जब से 2-2 मटेरियल आना स्टार्ट हो जाएंगे तब से मिक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस, सामग्री मिश्रण विचरण। अब सामग्री मिश्रण विचरण आता कैसे है कि जो मिक्सअप आपने सोचा था और जो वास्तव में मिश्रण हुआ, उन दोनों में अगर अंतर आया तो ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस हो जाएगा। मतलब एक होगा स्टैंडर्ड मिक्सअप, जैसे अपन परमापित मिश्रण कहते हैं। आपने जो अनुमान लगाया था कि ए और बी का ये मिश्रण होने वाला है, लेकिन एक्चुअल में अलग हुआ। जैसे मान लो आपने सोचा था ए का 40% लेंगे और बी का 60% लेंगे,
तो आपका जो मिक्सअप था वो 40 और 60 का रेशियो था, 40 और 60 का, लेकिन एक्चुअल में जो हुआ वो ए और बी का 50-50% हो गया। तो देखो ये मिक्सअप में चेंज हो गया, पहले ये 40 था, ये 60 था, लेकिन एक्चुअल में हुआ वो ये रहा। ये स्टैंडर्ड मिक्सअप है जो आपने अनुमान लगाया है कि अनुमान था कि ये ए तो लगेगा 40, बी लगेगा 60, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ए तो आया 50%, बी भी आया 50%, तो आपके मिक्सअप में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये स्टैंडर्ड मिक्सअप है, अनुमानित मिक्सअप या स्टैंडर्ड मिक्स, और ये एक्चुअल मिक्स जो मिश्रण था। तो स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स में अगर अंतर होता है तो आपके पास कौन सा वेरिएंस आ जाता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्रिएट होता है। तो अपन ये भी कह सकते हैं, इसे अपन परमापित मिश्रण कहते हैं, अनुमानित या परमापित। अनुमानित या परमापित मिश्रण जो था उसमें से हमने एक्चुअल मिश्रण देखा तो वास्तविक जो मिश्रण था वो अलग आया, तो इन दोनों के अंतर के कारण मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्रिएट हो जाएगा। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला आप लोगों को लिखना होगा, तो अपन लिखेंगे RSQ में से AQ घटा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे SP से। RSQ का क्या मतलब है वो मैं यहां लिख देता हूं। RSQ का मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो क्वांटिटी आपने रिवाइज की, संशोधित, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को आपने क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। इसका भी फॉर्मूला रहेगा, वो भी अपन लिखेंगे। AQ का मतलब पहले भी आप लोगों को मैंने समझा दिया है, फिर भी लिख देता हूं, एक्चुअल क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड प्राइस, SP का मतलब स्टैंडर्ड प्राइस। तो RSQ में से AQ घटा देंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी घटा देंगे और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप लोगों के पास आ जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब RSQ कब कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपके पास इनपुट होंगे दो, पहला होगा स्टैंडर्ड इनपुट, एक होगा स्टैंडर्ड इनपुट। इनपुट कौन सा, स्टैंडर्ड इनपुट। एक होगा एक्चुअल इनपुट, ये स्टैंडर्ड इनपुट, एक होगा एक्चुअल में इनपुट। अगर स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल इनपुट में डिफरेंस है, इन दोनों में अंतर आ गया, आपने स्टैंडर्ड इनपुट अलग माना था, एक्चुअल इनपुट अलग आ गया, तो आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, RSQ कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल इनपुट दोनों सेम होते हैं, तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है वही रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगा। तो वो तो अपन लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल इनपुट में वास्तविक इनपुट हुआ और परमापित इनपुट हुआ, उन दोनों में अंतर आएगा, तो आपको RSQ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो RSQ का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बराबर, पहले आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। कौन सी क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब हुआ आपको पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है SQ, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल। ईच मटेरियल का मतलब प्रत्येक का अलग अलग निकलेगा। अगर A है तो A का अलग, B है तो B का अलग, X है तो X का अलग, Y है तो Y का अलग। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कह सकते हैं, या अपन क्वांटिटी को इनपुट भी लिख सकते हैं। टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, देखो ये इनपुट में अंतर के कारण आता है। इनपुट में जो डिफरेंस हुआ स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, इसलिए डिवाइड भी किससे होता है, स्टैंडर्ड इनपुट से ही होता है। मल्टीप्लाई होता है, वो होता है टोटल
एक्चुअल इनपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो RSQ कैसे आएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, या अपन कह सकते हैं टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल इनपुट। तो ये आप लोगों के लिए RSQ आ जाएगा। अब मान लीजिएगा कि अगर इनपुट दोनों समान आए तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी रहेगा इनपुट का भाग लगाएंगे, इनपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो SQ तो सेम का सेम ही रह जाएगा। तो SQ क्या बन जाएगा? RSQ बन जाएगा। तो इनपुट में डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल इनपुट में अगर डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। अगर ये दोनों सेम है तो क्या होगा? समान है, बराबर है, इक्वल है, तो आपके पास क्या बनेगा? जो SQ होगा वही क्या बन जाएगा? आप लोगों का RSQ बन जाएगा। SQ बन जाएगा RSQ। तो ये था आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे आता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी घटा देते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। RSQ कैलकुलेट करना होगा आप लोगों को, वो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। और इनका मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको ध्यान में रखना है। आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ध्यान में रख लीजिएगा, इससे पहले रिवाइज आ जाएगा। तो ये आप लोगों का रहा 4 नंबर फॉर्मूला। अब अपन 5 नंबर लिखेंगे। पाँच नंबर का फॉर्मूला रहेगा, वो रहेगा मटेरियल सब यूजेज, जो यूजेज था ना उसका सब यूजेज वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस का मतलब ये था मटेरियल यूजेज वेरिएंस, और ये आ गया मटेरियल सब यूजेज। सामग्री उपयोग विचरण, ये होता है सामग्री उपयोग विचरण। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? SQ में से आप लोगों को RSQ घटाना होगा। SQ में से RSQ, तो फॉर्मूला SQ में से AQ होता है, यहाँ RSQ आ जाएगा और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? SP से। RSQ आपको पहले भी समझा दिया गया है। RSQ ऐसे कैलकुलेट होगा, पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट का भाग लगाना है और टोटल एक्चुअल इनपुट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब क्वेश्चन आएगा तब मैं समझाऊंगा आप लोगों को। लास्ट फॉर्मूला रहेगा वो 6 नंबर रहेगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। सामग्री उत्पादन, प्रोडक्शन बोल दो, यील्ड बोल दो, आउटपुट बोल दो, वेरिएंस। उत्पादन शब्द है, इसका मतलब आपके पास उत्पादन भी दो होंगे, एक स्टैंडर्ड होगा, एक एक्चुअल होगा। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, AY माइनस SY मल्टीप्लाई SR। AY का मतलब एक्चुअल यील्ड, वास्तविक जो उत्पादन हुआ। तो AY आपके पास सबसे पहले हम लिखेंगे, AY का मतलब क्या रहा? AY बराबर एक्चुअल, Y का मतलब यील्ड है वास्तविक उत्पादन, एक्चुअल यील्ड, जितना एक्चुअल यील्ड हुआ वो लिख देंगे। ये क्वेश्चन में आप लोगों को मिलेगा, एक्चुअल चीज हमेशा क्वेश्चन में मिलती है, स्टैंडर्ड का अनुमान लगाना होता है। SY का मतलब स्टैंडर्ड, S का मतलब स्टैंडर्ड, Y का मतलब यील्ड हो जाएगा स्टैंडर्ड यील्ड। SR का मतलब स्टैंडर्ड और R का मतलब रेट। अब आप लोगों को यह भी पता चल गया होगा कि यह है सामग्री उत्पादन विचरण। उत्पादन में अंतर होना चाहिए। अगर आपके पास अनुमानित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन दोनों में अंतर आया, एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड अलग अलग आए, तो ये वेरिएंस आएगा। अगर ये दोनों सेम आए तब वेरिएंस नहीं आएगा।
तो आप लोगों को ए वाई माइनस एस वाई मल्टीप्लाई एस आर करना है। अब ए वाई का मतलब एक्चुअल यील्ड है, एस वाई का मतलब स्टैंडर्ड यील्ड है और एस आर का मतलब स्टैंडर्ड रेट रहेगा। इनकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ए वाई तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, मतलब क्वेश्चन में आप लोगों को मिलेगा, तो आपको इसकी कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, लेकिन आपको एस वाई और एस आर तो निकालने पड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले एस आर और एस वाई निकालने हैं, तो सबसे पहले अपन एस वाई कैलकुलेट करते हैं। एस वाई का मतलब पहले आपको स्टैंडर्ड आउटपुट देखना है। स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था पहले, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ये स्टैंडर्ड आउटपुट, तो स्टैंडर्ड आउटपुट ले लेंगे अपॉन टोटल स्टैंडर्ड इनपुट का भाग लगा देंगे, इसमें स्टैंडर्ड इनपुट से डिवाइड कर देंगे। जो ये आउटपुट आया ना वो इस इनपुट से आया, लेकिन एक्चुअल में इनपुट कितना है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल एक्चुअल इनपुट से आप लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोगों को स्टैंडर्ड यील्ड क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, उसमें हम स्टैंडर्ड इनपुट का पहले भाग लगाएंगे और एक्चुअल इनपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप लोगों के लिए आ जाएगा स्टैंडर्ड यील्ड। फिर आपको निकालना है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कैसे आएगा, जो आपका एस क्यू होता है उसको एस पी से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई, एस क्यू मल्टीप्लाई एस पी। इसे अपन ये भी कह सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो आप लोगों के लिए रही स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में किसका भाग लगाना है, जो स्टैंडर्ड आउटपुट होता है उसी से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड आउटपुट से, स्टैंडर्ड आउटपुट। ये फॉर्मूले आप लोगों के पूरे हो जाते हैं। तो एस वाई निकालना आपके लिए है और एस आर निकालना है। ए वाई क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो ए वाई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअल यील्ड, स्टैंडर्ड यील्ड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एस आर भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट का भाग एक्चुअल से मल्टीप्लाई। तो ये आप लोगों के लिए फॉर्मूले हो गए, लिख लीजिएगा। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था, कॉस्ट वेरिएंस आता है एस क्यू को एस पी से मल्टीप्लाई करना है माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई ए पी। दूसरा था प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस में एस पी में से ए पी घटाना है, ए क्यू से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। फिर तीसरा था मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यूजेज में क्वांटिटी होती है, एस क्यू में से ए क्यू घटाना है, एस पी से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। चौथा आपके पास रहेगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस में पहले आर एस क्यू कैलकुलेट करना है, ए क्यू घटाना है, मल्टीप्लाई एस पी, आर एस क्यू माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई एस पी। चौथा रहेगा वो रहेगा मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस वो कैसे आएगा, एस क्यू में से आप लोगों को आर एस क्यू घटाना है, मल्टीप्लाई एस पी। और लास्ट रहेगा वो रहेगा एम वाई वी, वो रहेगा ए वाई माइनस एस वाई मल्टीप्लाई एस आर। तो ये 6 फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए रहेंगे, 6 फॉर्मूलाज आप लोगों को याद करने पड़ेंगे तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब आप लोगों को इसमें कैलकुलेट करना है, एक तो आर एस क्यू, एक एस वाई, एक एस आर, एक न्यू एस क्यू भी होगा, न्यू एस क्यू। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं न्यू एस क्यू बता देता हूँ। न्यू एस क्यू कब आता है, न्यू एस क्यू आता है आउटपुट में जब डिफरेंस हो। आउटपुट में क्या होना चाहिए, डिफरेंस। आउटपुट में डिफरेंस होता है, न्यू एस क्यू कैलकुलेट करते हैं। न्यू एस क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल, जितने भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी गई है वो ले लेंगे। आउटपुट के कारण आता है इसलिए स्टैंडर्ड आउटपुट का भाग लग जाता है।
स्टैंडर्ड आउटपुट से डिवाइड कर देंगे और एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअल आउटपुट। अब आपको RSQ कैलकुलेट करना होता है। RSQ सेम है, ये ऊपर वाला सेम रहेगा, ये इनपुट में अंतर के कारण आता है, इनपुट में डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपका इनपुट में डिफरेंस है तो RSQ कैलकुलेट करना पड़ेगा। RSQ का फॉर्मूला भी ऐसे ही रहेगा, पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लेंगे ऑफ ईच मटेरियल, ऊपर सेम है, इसमें स्टैंडर्ड आउटपुट है, यहाँ स्टैंडर्ड इनपुट होगा, स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई एक्चुअल इनपुट, ये आप लोगों के लिए हो जाएगा। फिर आपको AY कैलकुलेट करना है, AY क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो ये मिलेगा आप लोगों को, गिवन है इसलिए इसकी कैलकुलेशन करनी नहीं है। फिर आपको SY कैलकुलेट करना है, इसमें पहले आपको स्टैंडर्ड आउटपुट लेना है, स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लेंगे और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, मतलब ये स्टैंडर्ड इनपुट है, ये एक्चुअल है, इन दोनों में सेम ही आता है। RSQ में जिससे डिवाइड होता है उसी में SY से होता है। फिर आपका लास्ट रहता है वो रहता है SR। SR होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, पहले आपको टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और इसको आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। तो ये आप लोगों को लिखने हैं, कैलकुलेशन अपन करेंगे, लिख लीजिएगा, ये शॉर्टकट हो गया आप लोगों के लिए।